जय हिंद सभी को। सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत बेटा। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत में लोकायुक्त और लोकपाल दोनों के ऊपर। और आप सबको पता है कि लोकपाल एक ऐसी संस्था है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करती है और लोगों को एक अवसर देती है शिकायत प्रदान करने का। और इसके दायरे में जो है सभी लोक अधिकारी आते हैं। अब आगे चल के पूरा डिस्कस हम करेंगे। देखिए, भारत में ये जो संस्था है वो इसको बनाने का प्रयास बहुत सालों से चल रहा है। उसकी यात्रा की हम लोग चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस यात्रा में अन्ना हजारे है, अरविंद केजरीवाल है, इसके अलावा बाकी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने योगदान दिया था। और इनका उसका संगठन कैसा है, इसकी संरचना कैसी है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये उतना ज़रूरी नहीं है, फैक्ट फिगर्स इसको हम लोग नहीं देख रहे। भारत में लोकपाल का ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है वो क्या है, ये आप लोग देखिएगा एक बार। देखिए, सबसे पहले 1966 में जब पहला प्रशासनिक सुधार आयोग आया और मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में था ये, तो उस टाइम पर इसकी सिफारिश हुई कि लोकपाल बनना चाहिए। फिर इसके बाद जो है इसका विधेयक को 1968 में आया, लोकपाल विधेयक लोकसभा में। और 71 से लेकर 2011 तक 8 बार ये आया, लेकिन हर बार फेल हो गया। इसके बाद 2013 में लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हो गया। ध्यान रहे, लोकपाल जो है स्क्वेड यूनियन देशों में ओम्बुड्समैन से प्रेरित है। एक प्रकार से ओम्बुड्समैन कहा जाता है और लोगों का प्रतिनिधि इसको बोलते हैं। और भारत में इसके गठन के लिए बहुत लंबा एक प्रकार से संघर्ष चला, बट बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल विल पावर यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति में कमी और विभिन्न दलों के बीच में असहमति के कारण लोकपाल विधेयक लंबे समय तक पारित नहीं हो पाया था। फिर लोकपाल आंदोलन को यदि हम लोग आगे चल के देखें तो जन आंदोलन, जागरूकता, सामाजिक संगठन, ये सभी इसके लिए ज़रूरी थे। नागरिक समाज के संगठनों का उदय हुआ, भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों की आवश्यकता महसूस हुई। और 2010 से 11 में जब है एक आंदोलन हुआ, जन आंदोलन हुआ इंडिया अगेंस्ट करप्शन के नेतृत्व में, दिल्ली से लेकर के छोटे छोटे शहरों में। और इसको सोशल मीडिया की का पूरा समर्थन मिला, युवाओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और इसके कारण मजबूर होकर के भारत सरकार ने लोकपाल विधेयक लाने की कोशिश की। देखिए, अन्ना हजारे के बारे में हल्का सा क्वेश्चन अलग से पूछा जा सकता है। देखिए, ये इस आंदोलन के मुख्य नेता और प्रेरणा स्रोत कहे जाते हैं। अनशन करने का इनका सबसे प्रभावी तरीका है और गांधीवादी दर्शन में विश्वास रखते हैं। सत्याग्रह और हिंसात्मक प्रतिरोध इनका होता है। पद्म भूषण इनको मिल चुका है। अच्छा, इनकी मेन चीज़ यही है कि ये अपने नेतृत्व में हमेशा अनशन और सत्याग्रह के माध्यम से ही दबाव बनाते हैं। और भारत जैसे देश में इमोशन जो है बहुत महत्वपूर्ण मायने रखते हैं। तो अन्ना हजारे जो है इमोशनल तरीके से लोगों को कनेक्ट करते हैं और उसके बाद उस आंदोलन को अपने अंजाम तक पहुंचाते हैं। आप देखो कि आरंभिक जीवन जो था इनका, वो एक किसान परिवार में जन्म हुआ, फिर रालेगण सिद्धि का परिवर्तन हुआ, सामाजिक आंदोलन इन्होंने किए 91 से 2010 तक। और 2011 से 13 तक जो है जन लोकपाल बिल को लेकर के इन्होंने आंदोलन चलाया। पूरा जो इनका दर्शन है वो गांधीवादी मूल्यों पर आधारित है, ये आप लोग देखिएगा। अच्छा, इसके बाद जन लोकपाल जो बिल है उसके प्रमुख प्रावधान कौन कौन से हैं, ध्यान रखना इसको। प्रधानमंत्री को भी छूट नहीं है, सभी स्तर के सभी अधिकारी शामिल हैं। सीबीआई के भ्रष्टाचार निरोधक विभाग पर नियंत्रण है, स्वतंत्र और पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया और सशक्त जांच प्रणाली, ये इसके प्रमुख प्रावधान है। ये आप लोग थोड़ा सा देखिएगा क्योंकि बहुत ज़रूरी है ये जन लोकपाल विधेयक। और 2011 का जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन है अन्ना हजारे का, वो अप्रैल 2011 में शुरू हुआ जंतर मंतर पर। इसके बाद जुलाई अगस्त में रामलीला मैदान पर 12 दिन का अनशन हुआ और सरकार से बातचीत हुई इस दरमियान। और परिणाम ये हुआ कि दिसंबर 13 में जो है लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम पारित हुए। और ये बहुत महत्वपूर्ण रहा भारतीय इतिहास में। जो कार्यकर्ता इसमें महत्वपूर्ण थे, मैंने आपको पहले भी कहा कि अन्ना हजारे के साथ अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, प्रशांत भूषण जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी भूमिका निभाई थी।
इसके बाद लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 की विशेषताएं आप लोग यहाँ पर देख पाओगे कि संरचना क्या थी। देखिए, एक तो अध्यक्ष 8 सदस्य, जिसमें 4 न्यायिक और 4 गैर न्यायिक, और 50% जो है ST SC और महिला होनी चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल रखा गया। सभी अधिकारियों को कुछ प्रतिबंधों के साथ प्रधानमंत्री, मंत्री, सांसद, उच्च अधिकारी सबको शामिल किया गया। सारी शक्तियां दी गई जांच की और अभियोजन की। आरोपी अधिकारियों को निलंबित करने की सिफारिश, संपत्ति जब्त करने का अधिकार विशेष न्यायालय में मुकदमे। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 में भ्रष्टाचार विरोधी जो कानूनी ढांचा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि इस अधिनियम में जन लोकपाल बिल के सभी प्रावधान शामिल नहीं किए गए, लेकिन ये बहुत ज़रूरी था। अच्छा, इसकी नियुक्ति प्रक्रिया को मैंने आपके साथ साझा किया कि एक विशेष चयन समिति होती है जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक न्यायमूर्ति जो होते हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और लोकपाल में एक अध्यक्ष सहित 8 सदस्य होते हैं, और ये बता दिया मैंने। और पूर्व न्यायाधीश जो 2019 में पहले लोकपाल की नियुक्ति हुई, पिनाकी चंद्र घोष यानी PC घोष को पहला अध्यक्ष बनाया गया। लोकपाल के अधिकार क्षेत्र देखिए, जांच का अधिकार है इनको, मुकदमे चलाने का अधिकार है यानी अभियोजन का अधिकार है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कदम उठाना, निगरानी, ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। लोकपाल की जांच और अभियोजन प्रक्रिया की हम लोग बात करें तो शिकायत प्राप्ति, अभियोजन, प्रारंभिक जांच। अच्छा, स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा बेटा कि इसमें आप लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही याद करना जो एग्ज़ाम में पूछा जाए। मैंने पूरे यूनिट को कवर किया है इसमें, लोकपाल से संबंधित सारी चीज़ों को। अब लोकपाल बनाम CBI, देखिए ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के हिसाब से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फिर राजस्थान में लोकायुक्त, ये क्या है देखिए आप लोग। देखिए, स्थापना 1973 में हुई, कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की एज, और हाई कोर्ट का या सुप्रीम कोर्ट का सेवानिवृत्त यानी रिटायर्ड जज। नियुक्ति प्रक्रिया वही, राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विपक्ष के नेता से परामर्श के बाद नियुक्ति। ठीक है, और भारत उन राज्यों में से एक था जहां इसकी स्थापना हुई, और इसके अधिकार क्षेत्र भ्रष्टाचार की जांच है, रिपोर्ट प्रस्तुत करना है, अनुशंसा करना है, शिकायतकर्ता की सुरक्षा है। ये कुछ महत्वपूर्ण थे इसके। और राजस्थान में लोकायुक्त की चुनौतियां यदि आप देखोगे तो ये है कि शिकायतें प्राप्त भी हो रही हैं और उनका निपटारा भी हो रहा है। ऐसा नहीं है, यदि आप इस ग्राफ को देखोगे तो शिकायतें प्राप्त भी हो रही है, हालांकि नंबर ऑफ जो कंप्लेन है वो कम है, तो ये थोड़ा सा संकट है। और समस्या ये है कि कर्मचारी सीमित है, अपर्याप्त संसाधन है, सिर्फ अनुशंसा प्रदान करता है, सज़ा नहीं दे सकता ये। और सुधार की आवश्यकता क्या है? देखिए, और स्वायत्त होना चाहिए, और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो, जन जागरूकता हो, और नागरिक समाज की भूमिका क्या हो सकती है? तो निगरानी, जानकारी का प्रसार, दबाव समूह और सामूहिक कार्रवाई, ये ज़रूरी है। अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो स्क्वेडियन मॉडल है जो भारत में लाने का प्रयास है। हांगकांग मॉडल ये 1974 में था, जांच, रोकथाम और शिक्षा। और सिंगापुर मॉडल अलग है जहां शून्य सहिष्णुता, सख्त कानून, कड़ी सजा। निष्कर्ष के रूप में आप देखोगे यहाँ पर तो उपलब्धियाँ रही है इसकी, चुनौतियाँ ये है कि क्रियान्वयन उतना नहीं हो पाया। आगे की राह ये कि नागरिक समाज की भागीदारी में इसका जो महत्व है वो आगे चल के बढ़ेगा, तो लोगों को इसका महत्व समझते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और एग्ज़ाम के हिसाब से भी ये पॉइंट बेहद वैलिड और इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच।